यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एग्जाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की जो टॉपिक होगा वो होगा हिंदी के एक विशेष वीडियो में, जिसमें हम लोग हिंदी के विशेष प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन मेरा होगा कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। एक में है संपर्क भाषा, बी में है राष्ट्रभाषा, सी में है ब्रजभाषा और डी में है राजभाषा। तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। राजभाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। राजभाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। राज्य भाषा है। राज्य भाषा तो है, लेकिन इसके बारे में फिर हम लोग जिक्र करेंगे कि हिंदी भारत की राज्य भाषा है, लेकिन राजभाषा के रूप में यह कब इन्हें मान्यता प्राप्त हुआ। तो इन्हें जो मान्यता प्राप्त होता है वह होता है 14। यह कब होता है। कब होता है, एक मिनट रुकिए। ये हो रहा है 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया। धारा जो है इनका, धारा है आपका 343। धारा कितना है। 343 के एक में इसे क्या किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी। संघ की राजभाषा क्या होगा। हिंदी होगा। संघ की राजभाषा क्या होगा। हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। क्या होगा। देवनागरी होगा। देवनागरी। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसे मान्यता प्राप्त हुआ और 343 अनुच्छेद 1 में हिंदी भारत की राजभाषा है और लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रवचन शब्द, क्या बोल रहा है कि प्रवचन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इससे पीछे का जो वीडियो है भैया, उसमें हम पूरे उपसर्ग और प्रत्यय को एक एक बातें क्लियर करने की पूरी प्रयास किए हैं। जो अगर नहीं देखे हैं तो इससे पीछे वाले हिंदी का वीडियो जो 15 अगस्त स्पेशल वीडियो लॉन्च किया गया था उसे आप देखने की पूरी प्रयास कीजिएगा। हालांकि इसमें भी हम पूरे एफर्ट लगा के और इस उपसर्ग और प्रत्यय को समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग किसे, कोई भी शब्द को उपसर्ग आगे से होता है। कब होता है। उपसर्ग का मतलब आगे जो लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और जो पीछे लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय। आगे जो लगा होता है उसे उपसर्ग, आगे जो लगा रहता है उसे उपसर्ग और पीछे जो लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आगे जो लगा होता है, तो ऐसे देखिए कि ये क्या चीज़ है, वचन है। वचन शब्द का तो अर्थ होता है, ठीक है, लेकिन इसी में जो लग रहा है ना, यह पर यही है उपसर्ग। यह क्या चीज़ है, उपसर्ग। और प्रत्यय कौन होता है। प्रत्यय इधर से आता है पीछे से और उपसर्ग आगे से। तो न नाम का कोई शब्द होता है, छ नाम का शब्द होता है, ब नाम का शब्द होता है। अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हम वचन तो हो जाता है, लेकिन वचन में अगर प्र लगा देने से इसका क्या होता है कि सुंदरता और रोचकता दोनों पैदा हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरता और रोचकता दोनों पैदा हो जाए उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो आगे से लग के शब्दों या वाक्य को रोचकता या विशेषता पैदा करे उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो पीछे से लगने वाली होता है, तो इसमें समझ गए कि क्या है, ये प्र लग गया। यह जो है यह प्र जो है यही उपसर्ग है। यह क्या चीज़ है, प्र जो है यही क्या चीज़ है, उपसर्ग है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या होगा, प्र होगा। समझ गए ना। यहाँ वो नहीं होगा, इसको मिटा लीजिएगा आप लोग, थोड़ा दिक्कत हो गया है टाइपिस्ट से। इसमें क्या होगा, यह
प्र आंसर होगा। आंसर क्या कौन चीज़ होगा? ई प्र आंसर होगा। आंसर कौन होगा? प्र। ठीक है, आंसर क्या होगा? प्र। वैसे यह एक है, इसमें ये हटा दीजिएगा वह, तो ये प्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि डंके की हांडी कई कुत्ते की जात पहचाने गई। लोकोक्ति का अर्थ है, क्या बोल रहा है कि डंके की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई। लोकोक्ति का अर्थ क्या बताइए? आप लोग ज़्यादातर आदमी गांव समाज से बिलोंग्स करते होइएगा, वहाँ आप लोगों को देखने को या सुनने को मिलता होगा कि टके की तो हांडी गई तो गई, लेकिन उस कुत्ते की तो जात पहचानी गई। क्या बोलता है कि टके की तो हांडी गई तो गई, लेकिन उस कुत्ते की तो जात पहचानी गई। जात पहचानी गई। अब इसका लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ देखिए कि अधिक खर्च करके किसी के चरित्र को पहचान लेना। कुत्ता वफादार जानवर है, थोड़ी खर्च करके किसी के चरित्र को पहचान लेना और सभी। ठीक है, यह बोल रहा था कि टके की हांडी गई, मतलब 1 रुपया 2 रुपया, मतलब बहुत कम पैसे की चीज़ गई, लेकिन उस कुत्ते की तो जात पहचानी गई। तो कुत्ते जो होते हैं वह बहुत क्या होते हैं? कुत्ते जो होते हैं वह बहुत क्या होते हैं? कुत्ते जो होते हैं वह थोड़ी खर्च। कुत्ते क्या होते हैं? कुत्ते क्या होते हैं कि थोड़ी खर्च जो है ना, थोड़ी खर्च करके किसी के चरित्र को पहचान लेना। यह क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया इस लोकोक्ति का, यह कि थोड़ी खर्च करके किसी के चरित्र को पहचान लेना। कि टके की हांडी गई तो गई, उस कुत्ते की तो जात पहचानी गई कि क्या है। तो उसी के आधार पर यह लोकोक्ति का है कि थोड़ी खर्च करके किसी के चरित्र को पहचान लेना। कि थोड़ा आगे पीछे अप डाउन करिएगा और उसका पता चल जाएगा कि उसका चरित्र और क्या बोलती है, जात तो पहचानी जाती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि यह लोकोक्ति आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा कि टके की हांडी गई तो गई, कुत्ते की जात तो पहचानी गई, थोड़ी खर्च करके किसी के चरित्र को पहचान लेना। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि वह प्रार्थना पत्र लिख कर चला गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया भी देखिए, इससे पीछे वाले वीडियो में भी हम अच्छा से पूर्वकालिक क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उस बात को हम लोग पूरा इससे पीछे वाले हिंदी का वीडियो में 15 अगस्त स्पेशल जो लॉन्च किया गया था उसमें हम लोग कवर किए हैं। तो यह बोल रहा है कि वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है कि पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि एक काम समाप्त हुआ, दूसरा काम चालू हो गया। एक काम समाप्त हुआ, दूसरा काम चालू हो गया। जैसे हाथ धोकर मारूंगा, हाथ धोकर खाऊंगा, हाथ धोकर जाऊंगा, कपड़ा पहन के जाऊंगा। तो यह जो एक काम हो रहा है, दूसरा काम चालू हो रहा है। यह एक काम समाप्त होता है और तुरंत दूसरा काम चालू हो जाता है। तो यह क्या बोल रहा है कि वह प्रार्थना पत्र, तब प्रार्थना पत्र तो ठीक है, लेकिन लिख कर चला गया। क्या करके चला गया? लिख कर चला गया। तो वह यहाँ तक तो ठीक है कि वह प्रार्थना पत्र ठीक है, लेकिन लिख कर चला गया। प्रार्थना पत्र ठीक है, लेकिन देख रहे हैं ना कि हाथ धोकर खाऊंगा, हाथ धोकर मारूंगा, हाथ धोकर जाऊंगा, कपड़ा पहन के जाऊंगा। तो यह जो पूर्वकालिक क्रिया का जो पहचान है, तो यही बोला कि प्रार्थना पत्र ठीक है, लेकिन लिख कर चला गया, लिख कर चला गया, यही पूर्वकालिक क्रिया हो गया। क्या हो गया? यही पूर्वकालिक क्रिया हो गया। तो आशा करूंगा कि आपको पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई, यह लोकोक्ति अगर आप थोड़ा से भी गांव समाज से बिलोंग्स करते हैं तो यह कहानी आप 110% आपको
सुनने को मिला होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। क्या होता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। यह अधजल गगरी जो होता है ना, यह मतलब बहुत भारी माथा के इफेक्टेड चीज़ है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन ए में है कि आधी गगरी से पानी का ज़्यादा छलकना, कम जानना, अत्यधिक ज्ञानी होना, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। अब देखिए होता है क्या कि संसार में अधजल गगरी का जो है ना, हर एक पॉइंट, हर एक जगह पे आपको अधजल गगरी का आदमी मिलेगा। अब बोलिएगा कि अधजल गगरी छलकत जाए, इसका लोकोक्ति का पहले तो आंसर पता होगा तब ना पता करेंगे कि यह आदमी जो है यह अधजल गगरी है कि क्या है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो आप इस वीडियो में बने रहे, हम पूरी तरह समझाने का प्रयास करेंगे कि अधजल गगरी का जो होता है वह क्या बोलता है। कभी मतलब हिंदी बोलेगा, कभी इंग्लिश बोलेगा, करने का कुछ है नहीं, भर दिन बैठ रहा है, कुछ से कुछ कर रहा है, एक दूसरा आदमी कुछ कर रहा है, वही काम को तीसरा आदमी चालू कर दिया। तो ये क्या होता है कि अधजल गगरी, ज्ञान नहीं है। दूसरे आदमी के पास ज्ञान है तो वह काम कर रहा है, तो ठीक है कर रहा है, लेकिन आपके पास तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान नहीं है तो आप उस काम के पीछे और उसके पीछे मतलब क्या बोलते हैं फोल्टिसबाजी करना जरूरी बात नहीं है। तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होता है कि कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। क्या होता है? कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। जिसके पास कम ज्ञान होगा वह क्या करेगा? अधिक प्रदर्शन करेगा। कि हम नो ये कर देंगे, नो वैसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मेरा ये करना है, वैसे मेरा वो करना है। ये सब क्या चीज़ है? अधजल गगरी का काम है कि अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम ज्ञान का आदमी अधिक उछलता है। बहुत क्या करता है? वो उछलता है, वो समझ गए ना। तो इसका लोकोक्ति का तो अर्थ आप जान गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा छठा क्वेश्चन जो होगा, छठा क्वेश्चन होगा कि चौराहा में कौन सा समास है। भैया एक बात बता देते हैं कि यह समास जो है ना, मतलब इस प्रकार से निचोड़ के पिया देंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। होता क्या है कि समास अपने आप में एक ऐसे हिंदी का एक चैप्टर है जिसे इतना भारी भरकम के रूप में विद्यार्थी या मेरे साथीगण देखने का प्रयास करते हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमारे मस्तिष्कों पे आता है और हम आज तक समास नहीं समझ पाते हैं। तो समास समझने का एक ही तरीका है कि देखिए पहले एक समास समझ लिए, फिर दूसरा समास समझिएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, तो पहला जो है आपका कि चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी में है दिग्गु समास, ऑप्शन सी में है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी में है सभी। तो एक एक करके हम लोग पूरे इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं उसको पोस्टमार्टम करने का पूरे प्रयास करते हैं। यह द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास में होता क्या है, जैसे देखिए द्वंद्व समास में साथ साथ जो चीज होता है, देखिए जैसे जल और वायु। क्या होता है? जल और वायु। जल और वायु। माता पिता। क्या होता है? माता पिता। पुत्र पुत्री, भाई बहन, राजा रानी, राम श्याम। ये जो है मतलब एक लेवल का जो आदमी है, जैसे माता पिता, जलवायु, चाचा चाची, भाई बहन, पुत्र पुत्री, राम श्याम, ये सब जो है यह सब क्या है? द्वंद्व समास का। अगर जलवायु लिखा रहेगा तो आंख मूंद के आप यह बता दीजिएगा कि यह द्वंद्व समास है। ठीक है, माता पिता लिखा रहेगा वहाँ आप बोल दीजिएगा कि यह द्वंद्व समास है। पुत्र पुत्री लिखा रहे, पिता पुत्र लिखा रहे, ये सब क्या है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। आप इससे द्वंद्व समास क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में जो होता है, द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास जो होता है, क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास में जो है यह होता है कि द्विगु समास को अगर आपको पहचानना है तो इसका सीधा सी एक ही फॉर्मूला है कि उसमें आपको संख्या से रिलेटिव बातें होंगी। क्या होगा? संख्या से रिलेटिव बात होगा। कौन सा बात होगा? संख्या से रिलेटिव बात होगा। कौन सा बात होगा? संख्या से रिलेटिव बात होगा। संख्या से रिलेटिव बात में क्या होगा कि तिराहा, चौराहा, पंचमुखी,
खष्टमी, शतमी, तिरंगा, पंचमुखी, पचराहा। मतलब जब भी संख्या का बोध होता हो, जब भी संख्या का बोध होता हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विगु समास। जब संख्या का बोध होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? द्विगु समास का यह उदाहरण होगा। अब आ गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, इस तत्पुरुष समास को क्या करना है कि तत्पुरुष समास इससे पीछे हम समझाने की पूरी प्रयास किए हैं, जैसे कन्यादान, भोजन दान, भूमि दान, पुत्र दान। ये जो दान होता है मतलब जिस भी शब्द में दूसरा पद प्रधान हो, जिस भी शब्द में दूसरा पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में समझ गए कि दूसरा पद जो प्रधान होगा, जैसे कन्यादान, भूमि दान, गौ दान, जल दान, अन्न दान, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करेंगे कि द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, आप 3 समास निश्चित रूप से समझ गए होइएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि उसकी जीवन की कोई डैश दिशा नहीं थी। उसकी जीवन की कोई डैश दिशा नहीं थी। उसके जीवन की कोई डैश दिशा नहीं थी। वांछित नहीं थी, निर्दोष नहीं थी, निश्चय नहीं थी और सभी नहीं था। समझ गए ना कि उसके जीवन की कोई डैश निश्चित दिशा नहीं थी। निश्चित क्या होता है? दिशा नहीं थी। अगर किसी को दिशा भी बताइएगा ना तो उसको जैसे लगेगा कि बाप रे अपरंपार है समुद्र, इसे पार कैसे करेंगे। लेकिन दिशा देना बहुत बुरी बात है आज के दुनिया के देखते हुए, तो इसीलिए हम लोग किसी को दिशा नहीं बताएंगे। दिशा बताइएगा खुद आप उसके सामने में जैसे लगेगा कि पूरे नीचे गिर गए हैं, वैसे आपको समझने का प्रयास किया जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि उसके जीवन की कोई डैश दिशा ही नहीं थी। दिशा नहीं थी तो नहीं थी, लेकिन क्या है? निश्चित दिशा नहीं थी। उसके जीवन की डैश क्या नहीं थी? निश्चित दिशा नहीं थी। कोई दिशा नहीं था जिसका भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं है। वह आदमी का और या उस व्यक्ति का क्या दिशा रहेगा जीवन के प्रति? यही बोल रहा है कि उसके जीवन की कोई डैश दिशा नहीं थी, मतलब उसके जीवन की कोई निश्चित दिशा नहीं थी। निश्चित दिशा नहीं थी। ट्रेन जा रहा है, वहीं बैठ गए, वहीं जाएंगे। हमको कहाँ जाना है? यह होता है कि हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाले ट्रेन पे बैठेंगे। स्टेशन पे जाके ट्रेन चल रही है, उस पे जाके बैठ गए। आप बैठ गए तो ट्रेन जहाँ जाएगी वहाँ आपको ले जाएगी। आपको जहाँ जाना था वहाँ आप नहीं जा पाइएगा। तो निश्चित दिशा होनी चाहिए कि हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने वाली गाड़ी पे बैठेंगे, बल्कि ऐसा नहीं कि गाड़ी चल रही है जाके बैठ गए। तो गाड़ी वहाँ जाएगी, जहाँ गाड़ी जाएगी वहीं आप जाइएगा, बल्कि ये नहीं है कि आप जहाँ जाइएगा वहाँ चले जाइएगा। कारण आप गाड़ी के साथ जा रहे हैं। आप कि एक निश्चित दिशा नहीं है कि हम दिल्ली जाएंगे तो यह गाड़ी से जाएंगे। तो निश्चित दिशा जो होती है ना, इसको आपको बहुत कसौटी पे कसना पड़ेगा कि निश्चित दिशा किस ओर जाना उचित होता है। इस प्रकार से आप निश्चित दिशा बनाने के प्रयास कीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि गुरु का उचित स्त्रीलिंग शब्द बताइए। भाई आप लोग तो इसको इतना अच्छा से जानते होइएगा, जैसे बोलिए कि वाह हिंदी यही है, इतना सरल हिंदी। आप लोग हिंदी को इतना भारी बना लिए हैं, भारी बना लिए हैं, जो जैसे लग रहा है कि कोई पहाड़ है। क्या है? कोई पहाड़ है। हिंदी भाई हम लोगों का मातृभाषा है। हम माता को पहचान जाते हैं कि नहीं, कितने किलोमीटर दूरी पे रहते हैं पहचान जाते हैं, हर एक बात यादें रहते हैं। तो यही बात है कि हिंदी जो है मेरा राज्य भाषा है, तो हमें तो वह आना ही चाहिए पूरे अच्छे से। लेकिन यही है कि बहुत आदमी ये है कि उसको नहीं आ पाता है। तो हम इस मुहिम के जरिए आप लोगों तक हिंदी अच्छा से पहुंचाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। तो ये गुरु का जो उचित स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग मतलब क्या? औरत। जो सेंटेंस औरत के लिए उपयोग किया जाता है इसे क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे आप लोग समझते होइएगा कि अगर आप मास्टर है तो उसकी पत्नी क्या हो गई? मास्टराइन। अगर आप डॉक्टर है तो उसकी पत्नी क्या हो गई? डॉक्टराइन। अगर आप ठाकुर है तो उसकी पत्नी क्या हो गई? ठाकुराइन। अगर आप पंडित है तो उसकी पत्नी क्या हो गई? पंडिताइन। मतलब ये जो है ना कि
पद किसी का और, पद किसी और का है और नाम जो स्त्रीलिंग रूप है यह एक दूसरे आदमी को मिल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है गुरु, तो गुरु के गुरुआइन, मास्टर के मास्टराइन, डॉक्टर के डॉक्टराइन, वकील के वकीली। इसके बाद क्या बहुत ऐसे प्रकार के हम लोगों के गांव समाज में इस प्रकार का उदाहरण और दृश्य से देखने को मिलता होगा। तो यहाँ जो बोल रहा है कि गुरु का उचित स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गुरुआइन। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गुरुआइन। समझ गए ना। तो अब जो किसी का अगर, जब हम जितना भी एग्जाम्पल बताए हैं इस प्रकार के अगर ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर ऑप्शन के साथ, तो आप 1 सेकेंड में बगैर कलम उठाए हुए मस्तिष्क का एक चिंगारी उठेगा और उस प्रश्न को अपने आप में ध्वस्त कर डालेगा कि अगर मास्टर है तो मास्टराइन, डॉक्टर है तो डॉक्टराइन। इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट है इस स्त्रीलिंग का पहचानने का, इसके जरिए आप अपने कामों का अच्छा से निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते 9वां क्वेश्चन पे आ गए। 9वां क्वेश्चन आपका बोलता है कि भारतीयों शब्द का बहुवचन क्या है। बहुवचन और एक वचन में आप लोग अंतर समझ लीजिए। उसके बाद अगर एक लड़का है तो वह क्या है, एक वचन, लेकिन वहाँ बहुत सारे लड़का है, वह क्या हो गया, बहुवचन। बहुवचन मतलब क्या कि किसी का समूह अगर है ना उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं, और जो अकेला सिंगल है उसे एक वचन कहते हैं। तो यह बोल रहा है कि भारतीयों शब्द का बहुवचन क्या है, भारतीयों होगा, उसके बाद भारतीयों होगा, भारतीयों होगा और भारतीयों होगा। अगर आपको एक वचन, बहुवचन कुछ ऐसे बात है कि उसको आप जैसे सही शब्द को चयन करना होता है, उसमें आप लोग क्या होगा कि बोलना पड़ेगा आपको खुद से। इसका कोई ट्रिक नहीं है संसार में, आपको इसके प्रति खुद से आवाज़ निकालना होगा कि भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों और भारतीयों। तो आपको जो आंसर होना चाहिए यह भारतीयों शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों। भारतीयों कौन होगा, भारतीयों। जो ऑप्शन डी आपका सही होगा, यह क्या है, भारतीयों। आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग लास्ट क्वेश्चन कवर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ बोल रहा है कि सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या है। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या है, सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या है, अब समझिएगा। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या होता है। जैसे कोई आदमी है, अब उसको बस सिर पे हाथ रख के, जैसे आप लोग समझते होइएगा किसी का मुंडन होता है, किसी का मतलब कोई मतलब क्या बोलते हैं कि निधन होने के बाद अगर कोई आदमी टकला हो जाता है उसको पे क्या करते हैं हम लोग गांव समाज में, क्या करते हैं उसको ढोलक सामान समझ लेते हैं, बजाने का पूरे प्रयास करते हैं। समझ गए ना। तो इसमें बोला है कि सिर सहलाए भेजा खाए। सिर सहलाएगा तो भेजा तो खाएगा। बात तो स्वाभाविक है कि चापलूसों के कहने को करना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, किसी के सिर पर सवार होना और एकदम निकट आकर शोरगुल करना। अब देखिए कि सिर सहलाए भेजा खाए, सिर सहलाए भेजा खाए। सिर जो सहलाता है वह कभी आप यह नहीं देखिएगा कि आपका अनजान आदमी कोई सिर सहला दे। ऐसा आज तक किसी का हिम्मत ना हुआ है, ना होगा शायद, ऐसा हम कामना करेंगे। लेकिन अपना ही आदमी आपको दुख दे सकता है, यह तय है। इस चीज़ का प्रमाण आपको सदियों से मिलता आ रहा है और सदियों से मिलता आ रहा है और आएगा भी और मिल भी रहा है। इसका प्रमाण जो है यह बोल रहा है कि सर जो सहलाएगा वह कौन सहलाएगा, आपका अपना आदमी सहलाता है। सिर कौन सहलाता है, आपका अपना आदमी सहलाता है। और उसी से क्या होता है कि भेजा भी खाता है वो लोग आपको सही एक निश्चित दिशा में। जैसे अभी रेलगाड़ी वाली बात किए हैं हम कि रेलगाड़ी वहाँ जाएगी जहाँ आपको जाना है, वहाँ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप निश्चित दिशा में जाते हैं कि हमको वहाँ जाना है तो उस गाड़ी पे बैठिएगा तो आप वहाँ पहुँच जाइएगा। लेकिन यह बोल रहा है कि सिर सहलाए भेजा खाए। इसका एक ही बात यह है कि अपना ही आदमी आपको सिर सहला सकता है। आज तक किसी दूसरे आदमी, अनजान आदमी को ऐसा
शख्स पैदा नहीं लिया है कि दूसरे आदमी को सिर सहला देगा, अपना ही आदमी सहलाता है। तो इसका जो अर्थ होना चाहिए, चापलूसों के कहने का करना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, उसके बाद है सिर के, किसी के सिर पर सवार होना और एकदम निकट आकर शोरगुल करना। इसका जो आंसर होगा वह होगा कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। यह जो दोस्त शब्द है, इसको आप लोग अच्छा से जानने का प्रयास अपने जीवन में किए होइएगा। इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो यह जो है दोस्त, दोस्त बनकर क्या होता है, हानि पहुंचाता है। इस शब्द का यह जो कुटिल शब्द है, कटु शब्द है, इसको इस फैमिली में लाया गया है कि दोस्त बनकर ही हानि पहुंचाना है। इस शब्द को इस तरह लाया गया है। अभी के फिलहाल जो लोग बोलता है कि कलयुग चल रहा है, भ्रष्ट युग चल रहा है, इसके माध्यम से कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, सिर सहलाना, भेजा खाए का अर्थ क्या होता है कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के आज 10 क्वेश्चन हम लोग पूरे तिल के तार करके समझने का प्रयास किए हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कमेंट आप किस वीडियो पे चाहते हैं उस वीडियो के बारे में कुछ अपना राय दीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो कौन सा क्वेश्चन और ऐसा कौन फैक्ट आपको अच्छा से समझ में आए, अगर आप के पास फुर्सत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे पास आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।